नमस्कार त्रिपाठी जी, आपका विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी। चितरंजन त्रिपाठी जी एनएसडी के डायरेक्टर हैं, जिनका जन्म 1971 में हुआ। एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक, लेखक और संगीत निर्देशक हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी और ओडिया फिल्मों में कार्य करते हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स की श्रृंखला सीक्रेट गेम्स में त्रिवेदी की भूमिका के लिए जाना जाता है। कृपया आप अपना परिचय दर्शकों को दीजिए। हाँ, जैसे कि आपने कहा, मेरा नाम चितरंजन त्रिपाठी है। मैं भारतीय मुल्क में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा जन्म जो है उड़ीसा में, जैसे कि आपने कहा, हुआ है। और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्नातक हूँ। और यहाँ से मैंने अभिनय में कोर्स किया था, और पास आउट होने के बाद यहाँ का जो रंगमंडल है वहाँ 3.5 साल काम किया था। उसके बाद एक स्कॉलरशिप मिली तो मैं यूके गया था। वहाँ से आने के बाद मैं फ्रीलांसिंग करता रहा, और फ्रीलांसिंग करने के समय मैंने 50 से अधिक नाटक में निर्देशन किया है। 100 के करीब नाटकों में अभिनय किया है। 650-700 के करीब गाने कंपोज किए हैं। तो 4 एक नाटक का लेखन किया है, कुछ अडेप्टेशन किया है, फिल्म्स लिखी है, फिल्म्स प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, लिखा है, म्यूजिक कंपोजिशन किया है फिल्म्स के लिए, टेलीविजन सीरीज के लिए, टेलीफिल्म के लिए। और मेरी जो पहली फीचर फिल्म, डायरेक्टोरियल फीचर फिल्म, धौली एक्सप्रेस, जो कि मेरी अपनी मातृभाषा उड़िया लैंग्वेज में है, हम्म। उसको जब मैंने डायरेक्ट किया था, सो आई ऑल्सो प्रोड्यूस द फिल्म। और उस फिल्म को मैंने लिखा भी था। उस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट से। और भी कई सारी अवार्ड उस फिल्म को मिली थी। और उसमें मैंने म्यूजिक भी किया था, और पार्श्व गायन भी किया था, प्लेबैक सिंगिंग किया था, जिसके लिए मुझे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड बेस्ट प्लेबैक सिंगर का भी अवार्ड उस साल मिला था। बाद में एक और फिल्म के लिए मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी वहाँ से मिला था। फिर एक चिली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कोई एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है बिस्किट, उसमें काम किया था, तो उसमें बेस्ट सपोर्टिंग के लिए कुछ अवार्ड मिला था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक मनोहर सिंह अवार्ड देता है, बहुत ही हम स्नातकों के लिए बहुत एक गर्व की बात और गौरव की बात है वो। और उसमें मुझे मनोहर सिंह अवार्ड से 2019 में वो अवार्ड मुझे मिला था। क्या बात। इसके अलावा कई सारे अवार्ड और ये वो सब हुए हैं। जी, कई आपकी जगह मैंने पढ़ाया भी है, जी आपकी यात्रा काफी वर्कशॉप्स भी। लंबी है। आपकी बातों से पता चल रहा है कि आपकी यात्रा काफी लंबी है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप अभिनय, निर्देशन और संगीत इन सभी क्षेत्रों में काम करेंगे? नहीं, सोचा तो नहीं था, जी। लेकिन ये भगवान का आशीर्वाद है। और शायद ये मुझे डीएनए में मिला है मेरे परिवार से, क्योंकि मेरे परिवार में लोग पाला गायन करते थे। पाला गायन एक फोक फॉर्म है उड़ीसा का। हम्म। उसमें मेरे पिता स्वयं उसमें काम करते थे, जी। और मेरे परदादा भी उसमें काम करते थे। जी। और मेरे जो परदादा थे वो काफी नामी ग्रामी हस्ती थे, जो भी थे। हम्म। सो पिताजी से ये सब पहले सीखने को भी, संगीत पहले मैंने उन्हीं से सीखा। हम्म। तो जो पाला गायन में जो मेन सिंगर परफॉर्मर होता है, जिसको हम उड़िया में गाहण बोलते हैं, गाहणो इज एक्चुअली एन ऑलराउंडर हु एक्चुअली राइट्स, हु एक्ट्स, हु कंपोजेस, हु सिंग्स इन एक्ट्स, हु डायरेक्ट्स, हु मैनेजेस एवरीथिंग। सो वो सूत्रधार भी है, निर्देशक भी है, वो अभिनेता भी है, कंपोजर भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अभी अगर मैं मुड़ के देखूं कि मैंने जिस तरह से थोड़ा बहुत काम कर पाया परमात्मा की कृपा से, तो वो शायद कहीं ना कहीं परमात्मा का ये आशीर्वाद है कि मुझे उस परिवार में भेजा गया, मेरी आत्मा को। और उस परिवार से मैंने सीखा और सब कुछ हुआ। क्या बात है। तो इस तरह की नृत्य नाटिकाएं मतलब आपके परिवार में तैयार की जाती थी, ऐसा लोकगीत या लोक ये नाट्य? नृत्य नाटिका तो नहीं है, ये फोक थिएटर फॉर्म है, विच इज अ म्यूजिकल फॉर्म। हम्म। एंड इट हैज the elements of body movement and all that, but it is not unlike Therakutu or Chow. So जिस तरह ये सब तो prominently dance based
मूवमेंट बेस्ड होते हैं, बट ये पाला जो है ये एक ऐसा अनूठा फोक फॉर्म है जिसको आप कंटेम्प्ररी म्यूजिकल्स जो देखते हैं उसका पूरा झलक आपको वहां से मिलेगी। क्या बात है। निर्देशन और अभिनय इन दोनों में आपको कौन सी भूमिका अधिक आत्मिक संतुष्टि देती है? दोनों, क्योंकि अभिनय करते समय मेरे अंदर का निर्देशक जग जाता है, जी। जो मुझे मेरे इम्पल्स को हम्म। एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। सो मेरे अंदर का निर्देशक जगता है जब मैं अभिनेता होता हूँ। क्या जब बात। मैं निर्देशक होता हूँ तो मेरे अंदर का अभिनेता जगता है जो एक्टर को हैंडल करने के लिए मुझे आदेश देता है। जी जी। सो मुझे दोनों चीज बहुत पसंद है। क्या बात। जी। तो सर, एक मैं बात जानना चाहूंगी कि एक अच्छी कहानी या गीत रचने के लिए आप किन तत्वों को सबसे जरूरी मानते हैं? कहानी कहना, जी। क्योंकि कोई भी अ, गाना अगर है वो नाटक वालों के लिए वो एक पीस ऑफ टेक्स्ट है। हम्म। उसको हम अपने जो टिपिकल डायलॉग फॉर्मेट होता है, जिसको टिपिकल वाचिक अभिनय है उसमें कर, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं उस तरह से होता है। और कई बार उस टेक्स्ट को हम सिंग सॉन्ग करके या अलग तरह के एक नैरेटिव मोड पे ले जाते हैं जिसमें म्यूजिकलिटी, जो म्यूजिक वाली जो म्यूजिकलिटी है वो, उसमें म्यूजिकलिटी तो सब में है, सब में सुर है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, इस इन बातों का एक सुर है, इसका उतार चढ़ाव है, इसका एक रिदम है। लेकिन अगर इसी ही बात को मैं गा के कहूँ तो इट विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिकलिटी ऑल टुगेदर। सो जब हम कंपोज करते हैं, एक तो सिचुएशंस को देखते हैं कि ये गाना कहाँ आ रहा है, इससे पहले क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, और तत्काल क्या घट रहा है। और तत्काल जो घट रहा है उसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। सो टेक्स्ट को हम म्यूजिकली पहुंचाना है, बट उसके अंदर जो प्राण रहना चाहिए कथा कहने का, तो वो प्राण को ही रिटेन करते हुए करना पड़ता है। तो भाव भाव। स्थान काल पात्र, जी जी। स्थान काल पात्र भाव, हम्म और उसका जो मतलब है, अर्थ है, हम्म और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि वहाँ कहानी स्टैंड स्टिल हो गया, हम्म। बोरिंग नहीं होना चाहिए वो। ऐसे कहानी में जो गति है वो गति भी रहे। इन सब तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जी और बाकी तो सब ईश्वर की लीला है, जी जी। जिस तरह से आदेश होता है उसी तरह से होता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी अभिनय यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और एनएसडी तक का सफर कैसा रहा? तो मैं ये जानना चाहती हूँ। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर कि एनएसडी की शुरुआत कैसे की आपने? एनएसटी की शुरुआत तो मैं, जब मैं कॉलेज में अभिनय करता था, जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स करते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते थे। सो उसमें जो पहली बार मैंने प्ले किया मेरे लाइफ में, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। तो मुझे थोड़ा सा चस्का लगा कि मैं कर सकता हूँ, कि मैं एंटरटेन कर पा रहा हूँ लोगों को, हम्म। या मैं कोई किरदार में जो कहानी कहना है उसको मैं पहुंचा पा रहा हूँ। तो कॉलेज में ये करते समय फिल्म के प्रति भी रुचि बढ़ गई थी, सिनेमा देखना ये करना। तो उन दिनों दूरदर्शन में संडे को नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स आते थे, भारत के जो नेशनल अवार्ड हम्म मिले हुए फिल्म को दिखाते थे। हम्म उसमें मैंने नसरुद्दीन शाह जी का एक उनकी एक फिल्म देखी, स्पर्श। स्पर्श में ही वॉज प्लेइंग अ ब्लाइंड मैन, और मेरे कॉलेज में कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते थे, तो मैंने उनको देखा हुआ था, और उनमें से एक स्टूडेंट था जो म्यूजिशियन भी था, वायलिन बजाता था। तो मैं क्योंकि गाना वाना गाता था, तो मैं उसके साथ मेरा इंटरेक्शन था। सो व्हेन आई सॉ नसीर साहब फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने मन में सोचा कि ये कौन व्यक्ति है जो बिल्कुल एक ब्लाइंड की तरह कर पा रहा है। जी, वो सवाना बाद में उन है दिनों मेरा शायद। और वो ब्लाइंड मूवी में मैंने वो फिल्म देखी है उनकी, जो वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं उसमें, ताकि कोई उन्हें ये ना कहे कि मतलब ये ब्लाइंड है, ये कर नहीं पा रहे, उनको किसी का सहारा नहीं चाहिए। he played the president, he played the principal of a blind school as well in that film। शबाना जी और नसीर साहब थे। हम्म स्पर्श फिल्म थी। हम्म वो देखने के बाद, उन दिनों तो ये डिजिटल मीडिया और ये सब था नहीं, बट थोड़े दिन के बाद न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा कि ये साहब जो हैं
ये एफटीआई गए थे एक्टिंग सीखने, उससे पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए थे। तब पता लगा उनके कंटेम्प्रेरी बैचमेट जो हैं हमारे वहाँ के ऑलरेडी सुपरस्टार थे, विजय मोहंती, हम्म। जिनसे हम लोग काफी प्रभावित थे। तो तब पता लगा ये उनके बैचमेट थे, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए थे। तब मुझे पता लगा कि कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके कोई इंस्टीट्यूशन है। एफटीआई का मैंने पता किया तो तब तक एक्टिंग कोर्स बंद हो चुका था। सो फिर मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी चला गया। आई वाज डूइंग माय एमए इन सोशियोलॉजी। तो वहाँ पे मैं कल्चरल सेक्रेटरी भी था, जो इलेक्शन इलेक्शन में जीत के। और हम्म। नाटक तब तक मैं लिखना शुरू कर दिया था। मैं लिखता था, कंपोज करता था और डायरेक्ट करता था और एक्टिंग भी करता था। तो वहाँ पे और जुनून चढ़ा कि एनएसडी जाना है। तो फिर एनएसडी का जो एप्लीकेशन निकला तो मैंने भरा, हम्म। और मैंने भरा तो मेरा हो गया। अच्छा। तो इस तरह से एनएसडी शुरू हुआ। जी। तो एनएसडी में शिक्षा प्राप्त करना आपके अभिनय दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करता है? वहां पर जाकर आपने कौन सी ऐसी नई चीजें सीखी जो कि पहले भी आप नाटक करते थे, लेकिन वहां जाने के बाद क्या बदलाव आया आपके? यहाँ आने के बाद ये एक तो मिनी इंडिया है। हम्म। इसमें भारत के हर कोने से छात्र भी आते हैं और टीचर्स भी आते हैं। टीचर्स तो फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड आते हैं। तो एक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव मिला, और एक अपनी स्किल को मांझने का एक मौका मिला कि एक ऐसा कैंपस जहां हम 18 घंटे, 20 घंटे या 24 घंटे में काम करना चाहें, कोई आपको रोक टोक नहीं है। और साथ में सहपाठियों को देख के बहुत सीखा। अलग अलग जगह से, अलग अलग कल्चरल रूट से, बैकग्राउंड से लोग आते थे। सबकी अपनी अपनी कहने का, उठने का, बैठने का अलग एक अंदाज। तरीका था, हम्म। अंदाज। और टीचर्स के भी फिलोसफी एंड ऑल द लीडिंग थियरीज ऑफ द वर्ल्ड, वो सब पढ़ने का मौका मिला, बहुत कुछ देखने का मौका मिला। सो ये सब करते 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 अभिनय तो अभिनय है। अभिनय कोई कैसा भी हो, अभिनय तो करता ही है। जी। तो जैसे मैं अभी आपके सामने अभिनय कर रहा हूँ, जी। एक इंटरव्यू के अंदर जो अभिनय होना चाहिए, जी। कि मैं जैसे मैं अपने छोटे बेटे से अगर बात करूं तो मैं ऐसे शायद बात नहीं करूंगा, मैं कुछ और बात करूं, क्योंकि स्थान काल पात्र से बदल जाते हैं। तो अभिनय तो हम सब करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम बिल्कुल डिफाइंड तरीके से अभिनय करने जाते हैं, उस अभिनय में क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसकी खोज में एनएसडी मुझे काफी दूर तक धकेला। और मैं अभी भी खोज रहा हूँ, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा अभिनेता अभिनेता बनूं, और मेरा काम सबको अच्छा लगे। जी। और मैं और नई नई चीजें डिस्कवर कर पाऊँ विद इन द लिमिटेशन ऑफ माय बॉडी एंड माइंड। तो जी। वो भी है। सो ये सब चीजों के लिए एनएसडी ने मुझे प्रभावित किया है, सिखाया है। और सबसे बड़ी बात है कि एनएसडी आने से हम्म। लेकर आज तक मैं अगर सरवाइव कर रहा हूँ, मैंने अगर जो भी रोटी कमा पाया, जो भी किया, वो सब श्रेय जो है एनएसडी को जाता है। एनएसडी इज सच अ बिग इंस्टीट्यूशन। इट गिव्स यू, it's actually a French philosopher guide. It actually gives you an insight, not only about acting but also how to lead your life and all of that. So एनएसडी जो मेरे जीवन में घटा है, ये भी परमात्मा का बहुत बड़ा एक बहुत कृपा है उनकी। बहुत। जी। सर, ये एनएसडी में मिले प्रशिक्षण और रंगमंची अनुशासन का आपके सिनेमा टीवी करियर पर बहुत प्रभाव पड़ा ही है, आपने जिस तरह से बताया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ पैदाइशी कलाकार होते हैं जो एक्टिंग कर लेते हैं, मतलब उनके रग में होता है, उनके खून में होता है एक्टिंग करना, टैलेंट होता है उनका। लेकिन जो सिर्फ चाहते हैं कि मैं एक्टिंग कर पाऊँ, क्या एनएसडी उन्हें सपोर्ट कर पाता है? नहीं, हम तो ये नहीं जान पाते हैं कि कौन चाह रहा है, हम्म। कौन पैदाइश है। हम्म। हम जब स्क्रीनिंग करते हैं स्टूडेंट्स का, हम्म। जैसे अभी शुरू हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, हम बहुत सारे सेंटर्स में प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं। उसके बाद 1:4 या 1:5 रेशियो में लोगों को यहाँ बुला के एक 5 दिन का बहुत ही इंटेंसिव वर्कशॉप करते हैं। जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका एप्टीट्यूड इस पे है, इसमें है कि नहीं, वो देखते हैं। उसके बाद हम उनको चुनते हैं, और यहाँ पे जो हम कर सकते हैं उससे आगे बढ़ चढ़ के इंस्टीट्यूट करता है स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट he or she gets maximum benefits out of this institution. अब उसमें कौन पैदाइश है हमें नहीं पता, वो हमारा क्राइटेरिया नहीं है।
जी। कौन चाहता है वो भी क्राइटेरिया नहीं है। उसमें एप्टीट्यूड है कि नहीं, हमारे ट्रेनिंग के करिकुलम को देखते हुए उसको हम देखते हैं। एप्टीट्यूड में खाली प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड नहीं, हम देखते हैं उसकी आईक्यू है, उसके जनरल अवेयरनेस है, उसकी पढ़ाई कितनी है, उसकी समझ कितनी है दुनियादारी को लेकर। दुनियादारी जब मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैनिपुलेशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ। तो वो थोड़ा सा देखा जाता है। और जो कहते हैं कि बॉर्न एक्टर या बॉर्न टैलेंट, वो इस तरह से है जैसे एक आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है एंड दैट लैंड इज वेरी वेरी फर्टाइल। तो क्या आप किसी एक फर्टाइल लैंड में, या जिसे कहते हैं कि उर्वरा शक्ति जिसमें ज्यादा हो, वहां जाके अगर बीज आप ऐसे बो के आ जाएंगे और एक साल के बाद जाके फसल काटेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्टाइल लैंड इज अ ब्लेसिंग, बट उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप खाली बीज बो के नहीं आ सकते, आपको उतना ही यत्न करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल। तब जाके होगा। सो काफी जो टैलेंट कहते हैं कि मेरे में बॉर्न टैलेंट है, वो बॉर्न टैलेंट ऐसे ही रह जाएगा अगर वो तत्पर नहीं है, अगर वो अपनी स्किल को अनुशासित नहीं। मांझता नहीं है, लोगों को देखता नहीं है। सो ये सब चीजें हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे लगता तो है ये इसलिए सब चीजें हर क्षेत्र में लागू होती हैं कि टैलेंट सिर्फ मायने नहीं रखता है, टैलेंट के साथ उस टैलेंट को निखारना और उस पर मेहनत करना और सही तरीके पर मेहनत करना, टारगेटेड एरिया पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो शायद ये सारी शिक्षाएं जो है वो एक पर्टिकुलर एक ऐसी इंस्टीट्यूट ही दे सकती है जो कि मंझी हुई हो, जो जानती हो, बहुत दिनों से कार्य कर रही हो। तो आज के नवोदित कलाकारों को एनएसडी जैसी संस्था में प्रशिक्षण लेना कितना आवश्यक मानते हैं आप? बहुत आवश्यक है, जी। क्योंकि जो नाट्यशास्त्र हमारे देश में लिखा गया था, हम्म। उसमें अगर आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे कि समाज में जब लोग साइंटिस्ट हो गए थे, एस्ट्रोनॉमी आ चुका था, जब हमने जीरो को इन्वेंट कर लिया था, जब हमारे पास चरक सुश्रुत हो चुके थे, मेडिसिन आ चुका था, सर्जरी आ चुका था, तब समाज में लगा कि लोग अहंकारी, लोग लालची, स्वार्थी, ऐसे सब हो रहे हैं, समाज बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब जानता हूँ। ये जब इंसान ने, क्योंकि जब जीरो आपने बना दिया, जब आपने दूर जो नक्षत्र हैं उनको आपने डिस्कवर कर लिया, नेचुरली आदमी को लगा होगा कि भाई हम तो बहुत कुछ हैं। सो उसमें कल्चर का पुट, जो कल्चर आपको धरातल में रख पाता है, क्योंकि कल्चर आपको आपकी जो व्यक्तित्व आपका है उसको बहुत भारी बनाता है, जी। उसको उसमें भारीपन लाता है, उसको क्या वजनदार कहते हैं, है, उसकी आपका ग्रेविटी क्रिएट करता है। हाँ, आपके जब आप व्यक्तित्व को भारी होते हैं तो आप निखारता है। उड़ते नहीं है। बिल्कुल हल्का तो नहीं होता वो। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो युवा पीढ़ी है अभी भी ऐसे ही है कि हम अभी आज एआई आ गया है तो सबको, इंसान को लगता होगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये जो उड़ना है उसको बांध के रखने के लिए कल्चर का और कल्चरल ट्रेनिंग का एंड पर्टिकुलरली नाटक के माध्यम से जो एनएसडी सिखाता है, एक अच्छा व्यक्ति को पैदा करने का एक अनवरत, एक अथक प्रयास है। उसमें आज की पीढ़ी अगर आए तो शायद हमारा जो समाज है आने वाले समय में सुंदर होगा और सुंदर होगा। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं जिनको तो वो एनएसटी से होकर गुजरे हैं या कुछ बिना एनएसटी के भी चमके? बिना एनएसडी के बहुत लोग चमके हैं। जी। मिस्टर अमिताभ बच्चन जी। एनएसडी से नहीं है, जी। चमके हैं, और ऐसे चमके हैं कि एनएसटी से हैं शायद। शाहरुख खान एनएसडी से नहीं है, नहीं है। ऐसे चमके हैं, जी। नहीं है। तो ऐसे आमिर खान एनएसडी से नहीं है, जी। बहुत चमके हैं। हम्म। गोविंदा एनएसडी से नहीं है, हम्म। कादर खान एनएसडी से नहीं है। हम्म। मुझे पता नहीं कादर खान को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, या कितना जानते हैं। कादर खान कादर को खान ये लोग वाज जानते द इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। हैं। जी। सो ये लोग एनएसडी से नहीं। तो कौन है एनएसटी? कहने का मतलब है कि जो हाँ जी। कौन है एनएसटी से जो निकले हैं और फिल्म ये इंडस्ट्री? तो आपको पता होगा अभी। हमारे एनएसडी ने जो है वो अम, यहाँ से जो फिल्म इंडस्ट्री में जो कारगर एक्टर जिसको आप कहते हैं, आप जिनको एक्टर मानते हैं, सो स्टारिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्योर एक्टिंग एंड एक्टर्स, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, जी। रघुवीर यादव, जी।
अनुपम खेर, नवाज सिद्दीकी, आशुतोष राणा, पंकज त्रिपाठी, इरफान खान, नीना गुप्ता जी। एंड मेनी। थिएटर कलाकार। सो दे आर ऑल फ्रॉम एनएसडी एंड उनका जितनी भी थिएटर कलाकार मतलब ट्रेनिंग थिएटर में मिला है। हम्म, और सिनेमा के पर्दे पे जो थिएटर होता है वो भी उन्होंने किया है। पर्दे पे भी तो आप थिएटर ही देख रहे हो और क्या देखते हो। जी जी। सिनेमा कोई अलग सा थोड़ी है। नहीं, लोगों को थिएटर ऐसा लगता है कि सिनेमा। हमने एक स्टेज पर जी। परफॉर्म करना, स्टेज पर परफॉर्म करना और फिल्म देखना, ये दो अलग चीजें होती है ना सर। क्योंकि फिल्म देखना अलग है। फिल्म देखना कि फिल्म पे परफॉर्म में करना, क्या बोल रहे हैं आप। रीटेक नहीं होता है। जब आप स्टेज में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप लाइव दिखा रहे होते हैं लोगों को। और जो फिल्म हम देख रहे होते हैं उसमें बहुत बार रीटेक हुए होते हैं, तो आपको वो चुनिंदा वाला शॉट दिखाया जाता है जो कि सबको बहुत प्रभावित करता है। तो ये जो डिफरेंस है कि थिएटर कलाकार जो हैं वो ऑन द स्पॉट अपने हाव भाव से, अपने मुख मुद्रा से, अपनी बातों के तरीके से और एक्टिंग से लोगों को प्रभावित करते हैं। जो कि मराठी जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखे हैं कुछ थिएटर जो नाटक दिखाते हैं। हिंदी के तो मैंने बहुत कम देखे, लेकिन मराठी में मैंने काफी देखे हैं कि वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। और वो कलाकारों की एक कला ही अलग होती है। एनएसटी में जो हाँ। सीखे हुए कलाकार हैं, मंझे हुए कलाकार हैं, वो थिएटर करते हैं या फिल्मों में भी करते हैं। मैंने देखा है जिस जिनके नाम आपने लिए वो सभी फिल्मों में भी करते हैं। तो जो ऑलरेडी मतलब उनकी भूमिका निभा रहे हैं, जो मेन कलाकार की भूमिका निभा रहे हैं, जैसे शाहरुख खान हो गए या आमिर खान हो गए या और भी हैं, तो इनको एनएसटी के अलावा या और कौन सी संस्था ने उनको ट्रेन किया है? तो वही लोग बता पाएंगे, मेरे पास उनका बायोडाटा नहीं है। जी तो वो बता पाएंगे उन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली, कौन उनको उनके गुरु थे, कैसे क्या हुआ। वो तो वही लोग बता पाएंगे। पर एनएसडी के लोग जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। जी वो सब यहाँ आए और यहाँ से सीख के गए और उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया और कला का नाम बहुत ऊंचाई तक ले गए। क्योंकि बहुत अच्छे कलाकार के रूप में वो लोगों के सामने आ पाए। जी एट द सेम टाइम बच्चन साहब भी कमाल के कलाकार हैं। वो उनकी यात्रा रही होगी, उनकी अपनी साधना रही होगी, जिसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मैं एक एक्टर होने के नाते मैं जब बच्चन साहब को देखता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत महान कलाकार हैं। जी तो इसके पीछे साधना रही होगी और कड़ी साधना रही होगी। अब शाहरुख खान साहब जो हैं उन्होंने यहाँ पे थिएटर भी किया है दिल्ली में काफी साल। तो थिएटर की एक बैकग्राउंड उनकी भी है जी और उन्होंने भी कड़ी साधना करी होती है। जी। सो हम यहाँ साधना करते हैं, कोई बाहर रह के साधना करता है। बिना रियाज के तो आप सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल है। वो सो अब कौन क्या मेथड अप्लाई किया, क्या रियाज किया, कैसे अपने पे काम किया, वो तो अपने लिए बोल सकते हैं। लेकिन हम निचोड़ ये मान सकते हैं कि जो भी व्यक्ति कोई बहुत अच्छा सिंगर हुआ है, डांसर हुआ है, एक्टर हुआ है, राइटर डायरेक्टर हुआ है, उसके पीछे उसकी अपनी यात्रा रही होगी, प्रोसेस रहा होगा, कड़ी मेहनत रही होगी, कड़ी साधना रही होगी। तो वो तो उसके बिना तो कोई कुछ हो नहीं सकता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एनएसटी में विशेष कोई विशेष यादगार अनुभव जो आपके जीवन की दिशा बदल गया हो, ऐसा कोई अनुभव आप हमसे साझा करना चाहें? एनएसडी आना ही एक बहुत बड़ा अनुभव था। क्योंकि मैं बड़ा नम्ब सा हो गया था जब मैंने अपना नाम लिस्ट में देखा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने अपनी उंगली लेके बार बार मेरे नाम को ऐसे से टच किया कि अरे ये इज दिस चित्रंजन त्रिपाठी। तो वहां भीड़ थी क्योंकि हम्म, बहुत सारे बच्चे थे। हम्म, तो लॉन्ग बैक। तो उन्होंने कहा अरे क्या कर रहा है भाई, हट। क्योंकि वो भी अपना ढूंढ रहे थे नाम। सो जी मैंने ऐसे ऐसे करके देखा। हम्म, क्योंकि ये मेरे विश्वास से परे था कि प्राइम इंस्टीट्यूट में मेरा कैसे हो गया। और उसके बाद जब मैं घर जा रहा था ट्रेन से उड़ीसा, तो उड़ीसा जाते हुए मैं पूरा नंब था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मेरा जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है और मैं क्या करने जा रहा हूँ। सो आई वॉज हैप्पी बट एट द सेम टाइम आई वॉज अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस रादर। कि यकीन। मैं उड़ीसा जा रहा था, ट्रेन में बैठा था और ट्रेन में ऐसे ऐसे करके मैं जा रहा था।
बियॉन्ड दैट मुझे कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है जीवन में। ये एक अद्भुत अ, अनुभव है। जी। और बाकी तो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, तो जो आप होगा बहुत अच्छा होगा। डिवाइन शक्ति है जो आपको गाइड कर रही है और आपको मतलब आपसे कुछ करवाना चाहती है, इसलिए इस तरह के कार्य हो रहे हैं आपके साथ। जी जी, ऊपर वाले के बिना वो तो, हम तो पुतली हैं, हमको जैसे वो खींच ले, जहां भी खींच ले हम जाते हैं और करते हैं। जी। कर्म करना है, अच्छा कर्म करने की कोशिश करना है। और कॉन्शियसली अच्छा कर्म जो है, जो हमें माँ बाप सिखाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए चलना है। गलतियां भी होती है इंसान से, जी। बट कॉन्शियसली हम सोचें कि हम किसी को तकलीफ ना दें, किसी का अधिकार ना छीने, हम्म। क्राइम ना करें, जी। 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 सोसाइटी में न्यूसेंस क्रिएट ना करें, जी। लोगों को खुशी दें। कलाकार होके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं लोगों को खुशी देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो नाट्यशास्त्र में है। थके मांदे विषाद लोगों को नाटक खुशी देता है। जी। तो खुशी कौन दे सकता है? खुशी तो बिल्कुल, वो बहुत अनमोल महंगी चीज चीज कर है। सकते हैं। जी। उसका तो रेट भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, उसका रेट नहीं है, उसका टैक्स नहीं है, उसका जीएसटी नहीं है। सो हम्म। इतना अनमोल चीज है और इतनी अनोखी चीज है। तो हम्म। वो मुझे परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि मैं लोगों को खुशी देने के लिए तत्पर रहता हूँ। सो मैं बड़ा, जितना मतलब परमात्मा के सामने जितना नतमस्तक हूँ उतना कम। हम्म। तो क्या आप ये है। एनएसडी की कुछ आगामी अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं या साझेदारियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं? जी मैम, एनएसडी तत्पर है बाहर विश्व भर में अपनी संस्थान को पहुंचाने के लिए, अपनी जो हमारी जो पेडागोजी है, मेथोडोलॉजी है, उसको पहुंचाने के लिए। और खास करके जो नाट्य शास्त्र है, जहां से नाटक शुरू हुआ पूरे विश्व में। जब विश्व में बाकी लोग गुफाओं में रहते थे, तब यहाँ नाट्य शास्त्र लिखा गया था। और नाट्य शास्त्र अगर लिखा गया, उससे पहले सैकड़ों साल तक नाटक हुआ होगा, तभी तो निचोड़ को आप लिखेंगे। सो जैसे लैब में आप मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप नतीजे पे पहुंचते हो, फिर थियरी लिखते हो। सो नाटक, जब हम कहते हैं नाटक इज नथिंग बट ह्यूमन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेंस ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बाद में बहुत मायने रखता है, आज भी मायने रखता है। एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब, तो वो सब पहले इस देश में था। और कैसे नाट्यशास्त्र लिखा गया और कैसे नाट्यशास्त्र आज भी कंटेम्प्रेरी है। कोई भी थियरी को आप उठाएं जो 150 साल पहले लिखा गया है, सो उसको उठाएं, और ये 3000 साल पहले लिखे गए थियरी के साथ जब आप कंपेयर करते हैं, देन यू कम टू द कंक्लूजन दैट ये कोई नई बात नहीं हो रही, ये बात पहले की जा चुकी है। ये विश्व भर में हमें ये जागरूकता फैलाना है हम्म। कि नाटक में भारत मुल्क का, भारत देश का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय सोच का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे भारत में जो फिल्में बनती रही हैं अभी तक, बॉलीवुड में या नाटक के थ्रू, तो ये नाटक जो है वो समाज को बदलने का कार्य तो करता रहा है, लेकिन कुछ पिछले दशकों में अगर हम देखें तो जिस तरह का समाज उन्होंने क्रिएट किया है वह कुछ अलग है। वह मतलब मूल भारतीय नहीं है, कुछ तो उसमें बदलाव है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समय के साथ तो बहुत सारी चीजें बदलती है। जी। जैसे मैं जो पहन के बैठा हूँ, ये मूल भारतीय नहीं है। जी। लेकिन फिर भी भारतीय अभी मैं इतना नहीं बदला है, लेकिन कुछ चीजें। ब्लेजर पहन लूँ, हम्म। ब्लेजर पहन लूँ, वो मूल भारतीय नहीं है। जी। मैं अगर बर्गर खा रहा हूँ, मूल भारतीय नहीं। मैं कोको कोला पी रहा हूँ, मूल भारतीय नहीं है। जी। तो इस तरह से समाज जब एक एसिमिलेशन की ओर गया है और इंटरनेशनल कल्चर का एसिमिलेशन हुआ है, तो सोच में भी कुछ कुछ एसिमिलेशन होना बहुत जग जाहिर है। तो उस तरह से कोई सिनेमा मूल भारतीय नहीं लग सकती है आपको, कोई फिल्म मूल भारतीय लग भी सकती है। कहानी कहने का, कहानी को परोसने का अंदाज जैसा होगा, वैसे ही वो संप्रेषित होगा। तो लेकिन ये कह देना है कि भारत मुल्क में सब कुछ पाश्चात्य ढंग से हो रहा है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन हो रहा है, ये भी ठीक है। सो दोनों चीज चलती है, और जी। दोनों चीज चलेगा अपने अपने ढंग से। जी। सबसे बड़ी बात है कि भाषा को कैसे हम प्रिजर्व करें, अपनी भाषा को। जैसे आप
सिंगापुर में है, बट आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, कमेंडेबल है। तो उसके लिए तो मैं नतमस्तक हूँ आपके सामने कि आपने अपनी भाषा को इतनी इम्पोर्टेंस दी, इतनी अहमियत दी। तो भाषा रहेगी तो संस्कृति भी उसी से रिलेटेड है। बिल्कुल। तो ये अभी की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उसको थोड़ा समझ जाए तो भारतीयता इसमें रहेगी और इतने जल्दी निकलेगी नहीं। लेकिन अगर हम सब कुछ, अगर एक पाश्चात्य ढंग से सोचें, अगर वेस्टर्न ढंग से सोचें, वेस्टर्न एजुकेशन को तो हमने अपनाया, वेस्टर्न भाषा को भी पूरा अपना लें और अपनी भाषा को छोड़ दें, देन देयर विल बी बिग क्राइसिस। बिग क्राइसिस, और वो हो भी रहा है, काफी हद तक हम इस चीज को झेल भी और रहे काफी हद तक हो चुका है, झेल रहे हैं, और माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान इसमें होना चाहिए। बच्चा भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छा है, जरूरी भी है। हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अपनी मातृभाषा, अपनी माँ को पहचाने, अपनी बिल्कुल। माटी को पहचाने, अपनी और माटी। अपने माँ और माटी को गले लगा के आगे बढ़े। तो बिल्कुल। उसके लिए माँ बाप का, घर का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। एजुकेशन का जो है वो तो है, बट माँ का और घर का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा है कि अभी हम जब मतलब मुझे यहाँ पर आए हुए अभी 15-20 साल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे भारतीय हैं जो बहुत पहले से रह रहे हैं, प्रवासी भारतीय। अगर आप उनके बच्चों को देखें तो वो मल्टी कल्चर हो चुके हैं। उनकी शादियां चाइनीज से, जो इर्द गिर्द मिलेगा वही, मतलब वो तो अपनाएंगे ही, ये नेचुरल है। तो उनके अंदर जो बदलाव आया है, अब वो अपने 4 पीढ़ियों के बाद बच्चे को लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे को हिंदी सिखानी है। तो उनको हिंदी सिखाना और उनसे हिंदी के नाटक करवाना, ये आसान बात नहीं है। क्योंकि वो भाव उत्पन्न करना उनके अंदर से, और उस लहजे को, उस शब्दों को देना उनको कि भाई आप ये कहें, उन शब्दों के अंदर के अर्थ को वो नहीं समझ पाते हैं उतनी गहराई से, जितना मुझे ऐसा लगता है कि जो जिनकी बेस हिंदी रही हो, जो पहली पीढ़ी जब यहाँ पर आती है, जब वो जो जिस तरह से वो बोल पाती है, वो 4 पीढ़ियां बदलने के बाद नहीं हो पाता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है विदेशों में, तो आप जैसे विदेशों में जाकर एनएसडी खोलना चाहते हैं तो आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, तो इसे आप किस तरह से हैंडल करेंगे? सामना करेंगे, जब सामना करेंगे तो हैंडल भी कर लेंगे। जी। जब कोई भी चीज आप शुरू करते हैं वो आसान तो हो नहीं सकता। हम्म। जब आज हम बिजली के बल्ब जो है उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। जी। जब बल्ब बना रहा था थॉमस एडिसन, हम्म। तो फेल्यूर ही फेल्यूर, बिल्कुल। आसान तो था नहीं। जब ये जी। हवाई जहाज बना रहे थे, जी। आसान तो था नहीं। जी। जब ये टेलीफोन बना होगा, आसान तो था नहीं। हम्म। जब ये मोबाइल बना होगा, आसान तो था नहीं। लेकिन वो उस पे मतलब क्या कहते हैं, आज उस भी पे कर। रहे और अटल रहे और करते रहे, जी कर। करते रहे। हम्म। तो अगर 4 पीढ़ी के बाद भी कोई अगर हिंदी को फिर से याद करके वापस आ रहा है, ये तो स्वागत योग्य है। ये जी। तो बहुत बड़ा रियलाइजेशन है उस व्यक्ति के लिए। जी। उसको तो आपको दुगुना तिगुना 100 गुना मेहनत करने पड़े तो करें, जी। क्या दिक्कत है। जब ये समाज शुरू हुआ होगा, जब हम जंगल में रहते थे, तो ये सुख सुविधा तो थी नहीं। हम्म। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, एसी चल रहा है, होपफुली आपके उधर भी एसी चल रहा होगा। जी। तो आदमी तो जंगल में भटक रहा था, बाघ से डर रहा था, चीता से डर रहा था। कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भागा भागा फिरे, क्योंकि उधर भालू, इधर खाई, उधर बाघ। हम्म। तो उसने जीना नहीं छोड़ा। जी। जी। उसको लगा मैं जीऊंगा, जी। फिर जीऊंगा। वो जीने की जो इच्छा है। ललक है, जो इच्छा इच्छा है, उसी से वो फिर सुविधाओं को, अपने आप को सुविधाएं देने के लिए नई नई डिस्कवरीज किया। इट्स अ लॉन्ग वे, लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग स्ट्रगल। तो अगर कोई आ रहा है उसको हिंदी नहीं आती है, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। जिनको आता है वो स्ट्रगल करें, जी। वो करेंगे तो वो क्या दे के जा रहे हैं समाज को, वो अभी उसका अगले आकलन नहीं नहीं। कर सकते। जी। 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 बिल्कुल सही। तो एनएसटी जब जाएगा, जो स्ट्रगल हम करेंगे, हम बिल्कुल अपनी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाषा के लिए, संस्कृति के लिए। और सबसे बड़ी बात है, जो नाटक, जो विधा है, जिसके ऊपर, जिसको पहला पहला पत्थर जो नींव का रखा है वो भरत मुनि ने रखा है, वो वर्ल्ड को बताएंगे। जी। जी। उसमें बिल्कुल। जो स्ट्रगल होगा होगा। स्ट्रगल क्या होता है? स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ। जी। स्ट्रगल कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो दिन जैसा बीत जब जाए आपके अंदर ललक तो होती है स्ट्रगल तो वो मान ले। अच्छी आसानी से हो जाता है। जी। जो हो जाए उसको स्ट्रगल मान ले तो स्ट्रगल है, जो हो जाए उसको जीवन मान ले तो जीवन है। बिल्कुल अब बिल्कुल। मैं इस कुर्सी पे यहाँ बैठा हूँ, जी। मैं सोचूं कि यहाँ बहुत स्ट्रगल है, जी। लीड द इंस्टीट्यूट, तो देन आई एम अ स्ट्रगलर। जी। अगर मैं सोचूं कि नहीं, ये तो लाइफ है, ये इंस्टीट्यूट में हम हैं,
आज जो दिन बीता ऐसे ही बीतना था, उसमें हमने ट्राई किया अपना बेस्ट देने की। ग्रेट। बिल्कुल। भारतीय रंगमंच की कौन सी विशेषताएं हैं जो आज वैश्विक रंगमंच को आकर्षित कर रही हैं? भारतीय रंगमंच में कौन सा विषय है? भारतीय रंगमंच में जो आज के रंगमंच है उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? रंगमंच का मतलब क्या है? टीम वर्क। टीम वर्क और समाज का कुछ ऐसा पार्ट प्रस्तुत करना जो कि समाज से लिंक करता हो, कहानी। तो जी। नाट्य शास्त्र में यही कहा है। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड बोलने लगा ना कि थिएटर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने अभी 150 साल पहले रियलाइज किया है। अच्छा। ये 3000 साल पहले नाट्यशास्त्र ने बोल दिया, तो ये सब हम हमारा कंट्रीब्यूशन है। जी जी। ये कुछ भी उठा लीजिए, सब यहीं से है। अब इसमें क्या क्या बताएं क्या नहीं बताएं जी। जी ओके। तो क्या एनएसडी द्वारा विदेशों में अभिनय कार्यशालाएं, नाट्य महोत्सव या सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? आप एनएसडी के द्वारा कुछ ऐसा हो रहा है या अभी ही जस्ट एनएसडी ने ऐसा सोचा कि हमें बाहर निकलना है और कार्य करना है? अभी तो हम लोग सोच रहे हैं और बहुत जोरों जोर शोर से सोच रहे हैं कि हमें बाहर निकलना है और हमें सच बताना है लोगों को। ये नाट्य विधा जो है यहीं से शुरू हुआ था, ये सच है। जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रांतवाद नहीं है। इसमें हाँ, ये सच है। तो ये जो सो कॉल्ड तथाकथित पंडित लोग जिन्होंने किताबें लिखी वेस्टर्न वर्ल्ड में, उनको बताना है कि बॉस हम तो आपको पढ़ ही रहे हैं और पढ़ेंगे। क्योंकि भारतीयता यही है कि हम कोई भी चीज को अछूत नहीं मानते। हम ज्ञानवर्धक हर चीज को अपना बनाते हैं। लेकिन साथ में जो पहला नींव जिसने डाला उसको अगर कोई झुठलाता है तो उसको भी हम प्यार से बोलेंगे कि सर ऐसे शुरू हुआ था। सर ये हिस्ट्री है। जी सर हिस्ट्री को आप नकार नहीं सकते। जी If you are boasting that you are very scientific in your approach, then how can you just ignore truth? So अभी हम कर रहे हैं, बाहर निकलेंगे करेंगे। और बिल्कुल। जो स्वागत है सर, और हमें एस्थेटिक्स भी का जो अगर वैल्यू। कंट्रीब्यूशन करने को मिलेगा, इसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि आप लोग आपके साथ में आपके विचारों के साथ जुड़कर हम लोग भी कुछ इस अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो टीम वर्क है। जी आप मैं हम। जी अब जब हम कहते हैं हम में मैं होता है। जी मैं जब कहता हूँ उसमें हम नहीं होता है। तो एनएसडी जो है क्योंकि नाट्य विद्यालय है तो हम में विश्वास करता है। तो आपके साथ मिलके हम सब एक प्रशिक्षण की ओर बढ़ेंगे और बहुत अच्छा एक कुछ करने का प्रयास करेंगे। जी। यहाँ पर भी सिंगापुर में भी कुछ फिल्में बनती हैं। मैंने एक फिल्म में काम किया था, मेरी बेटी जो है उन्होंने ड्रामा लिया था, तो उनके स्कूल जी से उनको सिलेक्ट किया गया था। तो बच्चों की मूवी थी। यहाँ पे पीएसएलई का एग्ज़ाम, जो प्राइमरी का P6 का एग्ज़ाम होता है, वो बोर्ड होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिनकी फैमिली बैकग्राउंड में काफ़ी क्राइसिस हुए होते हैं, और जो मानसिक रूप से उस तरह से नहीं बड़े हो पाते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर सकें। तो उनके ऊपर बेस्ड थी ये कहानी। और मैंने एक शिक्षिका का रोल किया था, मुझे बच्चों को गाइड करना था कि किस तरह से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जब उस मूवी में मैंने देखा कि वो मूवी देखने के बाद वो सचमुच में ऐसे था कि जो पीएसएलई के बच्चे जो फेस करते हैं, उसको उन्होंने प्रारूप रखा हुआ था। और वो फिल्म बहुत चली थी, आई नॉट स्टूपिड, और वो हर साल बनती है यहाँ पर। आई नॉट स्टूपिड 1, आई नॉट स्टूपिड 2, 3, 4 ऐसे करके। तो हम 3 में मैंने काम किया था यहाँ पर। तो मैंने देखा कि यहाँ पर भी जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने हिसाब से चाइनीज मूवी को चाइनीज, मले और तमिल, इस तरह से 3 भाषा में उसे कन्वर्ट करते हैं और वो पूरे सिंगापुर में दिखाते हैं। यहाँ पर भी फिल्में बनती हैं, यहाँ पर भी ड्रामा स्कूल है। जी। जिस लोग जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उनको उनका प्रोफाइल देखकर उन्हें वहाँ एडमिशन दिया जाता है। तो उसके साथ मतलब वहां पर जो बच्चे जाते हैं वो तो जाते ही हैं। हमारे एनएसटी में अगर कोई बच्चा आना चाहेगा तो उसके लिए क्या प्रोफेशनलिज्म, क्या सिर्फ हम अपनी हिंदी के बेस पर उन्हें लेंगे या किसी और लैंग्वेज के बेस पर? नहीं नहीं, लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। जी हिंदी हो ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। जी लैंग्वेज कोई भी हो सकता है। जी। हाँ, लेकिन उसके एलपीटी एप्टीट्यूड कैसे? जैसे 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 मैंने कहा एप्टीट्यूड होना चाहिए।
हम्म। तो द एप्टीट्यूड पार्ट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। सो लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, तो उस एप्टीट्यूड को देखते हुए हम कर सकते हैं। तो फैकल्टी हम यहीं से अपॉइंट करेंगे या हमारे फैकल्टीज बाहर से आएंगे? नहीं नहीं, बाहर से हमारे इंस्टीट्यूशन से जाएंगे। जी। हाँ। ओके। ओके। हमारे अपना इंस्टीट्यूशन, अपनी फैकल्टी, हम अपने फिलोसफी के साथ वो करेंगे। तो तो वही है कि अगर हम ब्रांच खोल रहे हैं तो हमें काफी सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी उस चीज के लिए कि हाँ, वो अगर। तो करेंगे, वो तो इंस्टीट्यूट करेगा। हाँ जी। जी जी। तो मैं उससे प्लानिंग से रिलेटेड कुछ जानना चाहती हूँ कि किस तरह की प्लानिंग, मतलब क्या योजना है, दिमाग में क्या चल रहा है अभी? नहीं, अभी तो बहुत बहुत मतलब एक दूसरे देश में जाने के लिए हमें अपने सरकार और फिर दूसरी सरकार, दूसरे दोनों देशों के बीच में बातें होगी जब हम इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। अभी वर्कशॉप करने के लिए इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, जी जी। और इट इज नॉट दैट क्या कहते हैं, इतना अ, चैलेंज, हाँ, कि इतना वो तो चैलेंजिंग नहीं है, मतलब हम करेक्टली। सभी हाँ, के सहयोग बट से वो चीजें हो जाएंगी। लेकिन वो एक वीडियो बना इंस्टीट्यूट खोलने के इंस्टीट्यूट खोलने के लिए पहले तो हमें रिसोर्सेस इकट्ठी करनी पड़ेगी। जी फिर दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी, और फिर दोनों देश अपनी अपनी कंडीशंस को देखेंगे। फिर जब दोनों देश उसमें राजी हो जाएंगे, देन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा विल बी गिवन द परमिशन टू डू वट एवर वी विश टू डू। हम्म लेकिन हमारा जो विशफुल थिंकिंग है वो अभी यही है। हम्म इसमें तो समय लगेगा, लेकिन हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, छोटे छोटे वर्कशॉप्स करेंगे, फिर बड़े वर्कशॉप्स भी करेंगे। उस माध्यम से हम धीरे धीरे वहाँ के इंस्टीट्यूशन से जो भी थिएटर पढ़ा रहे हैं, हम्म वहाँ के जो लोग हैं, उनसे एक संबंध बनेगा, हम्म। और फिर हम अपने इसको आगे लेके जाएंगे। सो ये ऐसा नहीं कि 3 महीने के बाद कोई इंस्टीट्यूट खुल जाएगा। जी 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 इट बिल्कुल। माइट टेक 1 year 2 years लॉन्ग। टाइम। लॉन्ग। जी It तो is a long process. It is not inside India. We are going outside, so concerned government वहाँ has के to. टर्म्स कंडीशंस, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, उसके अनुसार वो क्या कहते हैं, उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए फिर चीजें करनी होंगी। Correct. जी। जी। तो सर जी। आपका अनुभव अभी तक, मतलब ये आपका पहला ये है कि आप वर्कशॉप करने जा रहे हैं कहीं दूसरे देशों में, या इसके नहीं, पहले आप? पहले भी हुआ है, पहले भी हुआ है, पर इस बार हम बहुत मैसिवली करेंगे, बहुत सारे 10-12 कंट्री के साथ करेंगे। हम्म पहले हुआ है, हम्म कभी मॉरिशस में एक बार हुआ है, या 2 बार हुआ है। हम्म और मेरे ख्याल से अ, कोलंबो में शायद एक बार हुआ है, हम्म ढाका में शायद एक बार हुआ है। हम्म बट वो बहुत बहुत कम हुआ है। हम्म और एनएसडी इज अ 66 years old इंस्टीट्यूशन, हम्म एंड वर्ल्ड रैंकिंग में इसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छा है। तो उसमें ये हम पहली बार 8-10 कंट्री में करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो रंगमंच जी। का प्रतिनिधित्व जब आप बाहर, भारत के बाहर करते हैं तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? क्या डिफरेंस महसूस हुआ बहुत 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 भारत? अच्छा रहा। जी बहुत अच्छा रहा। जी। अभी हमने कोलंबो में किया था और काठमांडू में किया था। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वो लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। और उसमें हमें भी बहुत बल मिला और मनोबल और दृढ़ हुआ कि हम अगर करते हैं तो लोगों को ये कारगर साबित हो पा रहा है, तो आगे भी होगा। जी जी। तो ये लोग अपना एक सोर्स बना सकते हैं। अभिनय को तो वैसे भी लोगों ने सोर्स बनाया है बहुत, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड अब काफी डाउन हुआ है, एक तरह से एक वही मनी इनकम का जो सोर्स था कि आप वहां पर जाकर अपना करियर चमका सकते हैं, उसमें काफी चैलेंजेस लोगों को महसूस हुए। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग, मतलब सभी फेल हुए हों, लेकिन बहुत लोगों को चैलेंजेस महसूस हुए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह? बॉलीवुड के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, जी। कि आई एम नॉट अ प्लेयर इन बॉलीवुड। हम्म। सो वहाँ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आगे क्या होगा, वहाँ के जो कर्णधार लोग हैं, योद्धा लोग हैं, वही बता पाएंगे। जी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम अभिनय के द्वारा सिर्फ थिएटर है या और कुछ है? सिर्फ थिएटर भी हो सकता है। आपका मन होना चाहिए, आपको रोज सीखने की ललक होनी चाहिए। हम्म, आप अपने आप को पॉलिश करने का मन बना के अगर चलते हैं, हम्म, और अगर पैशनेटली सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं, तो थिएटर में भी आप सरवाइव कर सकते हैं। अब सर्वाइवल का क्वेश्चन अगर ये है कि मेरे पास बच्चन साहब के बंगलों के सामने 3 बंगलो होना चाहिए, नो देन आई डाउट। नो नो। हाँ। क्या, अगर साधारण
जीवन में जैसे तो लोग आजकल हैं, बहुत कोई ज्यादा ऑफिस में। सोर्सेस उठ गए हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया है और इन सारी चीजों पर भी लोग अपना अभिनय करके अपना हाँ, सोर्स ऑफ। बहुत सारे हैं। बाकी तो आपका कर्म है, ऊपर वाले का अपना उसकी इच्छा है। बट अगर आप मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, फल तो मिलेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके अनुसार भारतीय रंगमंच को वैश्विक मंच पर और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किन प्रयासों की आवश्यकता है? काफी हद तक आप बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डीपली जानना चाहती हूँ कि किस तरह की और मेहनत करनी होगी, हमें किस तरह के प्रयास करने होंगे। समाज में जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, बाकी जो एनजीओ सेक्टर्स हैं, और समाज में जो लोग रह रहे हैं, उनके मन में थिएटर के प्रति श्रद्धा और होनी चाहिए, जो है नहीं बहुत ज्यादा। और सब लोगों की भागीदारी चाहिए। हम्म। अगर भागीदारी होगी तो रंगमंच आगे बढ़ेगा। भागीदारी नहीं होगी तो नहीं बढ़ेगा। आप सिनेमा देखने जाते हैं, 2,000 रुपए का टिकट भी ले लेते हैं, वहां पर पिज्जा पॉपकॉर्न खाते हुए, सीट पे लेटे हुए फिल्म देख लेते हैं। हम्म। बट नाटक होता है, 1,000 रुपए का टिकट हो तो आप कहते हैं अरे यार ये तो बहुत ज्यादा है। तो थोड़े थोड़े लोगों के मन में इसकी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, और लोगों का बहुत सहयोग चाहिए समाज में। हर सेगमेंट के लोगों को कमर कस के आगे आना चाहिए। जी, तो इस तरह की जागरूकता हम किस वे से उन्हें पहुंचा सकते हैं, कैसे बता आज सकते जैसे आपके प्रोग्राम हो रहा है, उसमें मैं बोल रहा हूँ, इसको हैं? जितने लोग देखेंगे जी। वहां तक खबर पहुंचेगी। वो अगर कभी ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पीते हुए बात करते हैं, अरे उनका शो देखा और उसमें ऐसी ऐसी बात हुई थी, कुछ लोग बोलेंगे इसमें कोई दम नहीं है, कोई कहेगा नहीं क्यों नहीं दम है। डिस्कशन होगा, बातें बढ़ेगी। उसके बाद से कोई अगर उसमें नाराज हो गया, किसी और को बोलेगा बताओ यार उस दिन ऐसे ऐसे बात हो रही थी, क्या बेकार की बात हो रही थी। सो प्रवरशीश। टॉपिक तो आगे चलता रहेगा। तो जी। इसी तरह से समाज के लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, बातचीत में इन्वॉल्व हो जाएं, तो चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल और बिल्कुल। ये कोई नई बात नहीं है, ये चल रहा है, आगे भी चलेगा। जी, जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे सर? खुश रहें, और खुश रहने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। खुश रहने के लिए हम्म। मन होना चाहिए। जी। और दूसरों में मीन में देखने की बजाय हम्म। अपने गिरेबान में पहले झांक लें, हम्म। और झांकने के बाद फिर खुश रहें। जी। अपनी कमियों को देख के भी खुश रहें, उसको सुधारते हुए भी खुश रहें। खुश रहना तो आत्मा का दूसरे भाव है सर, वो तो रहेंगे ही खुश। लेकिन मैं थोड़ा सा और नहीं, आपसे जानना खुश चाहती नहीं हूँ है कि लोग, आप खुश नहीं है। खुश लोगों को नहीं लगता है हैं। कि जो भी है लोगों को, वो बट तो खुश रहें आत्मा बस। पर जब धूल अगर जम खुश हैं जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुश हूं इस बात से कि लोग खुश हैं। हम्म। मुझे भी आपने खुशी दे दी ये कह के कि लोग ज्ञान खुश हैं। है जब जागेगा इंसान के अंदर, तो ऑटोमेटिकली इंसान खुश हो ही जाएगा। जब वो मतलब मेरी माता जी हैं जो कि इसमें काफी इन्वॉल्व रहती हैं, जो सिस्टर शिवानी बोलती हैं उनके उसमें। जी। तो वो जी। हमेशा कहती हैं कि भाई आत्मा का स्वभाव है खुश रहना, मतलब हर समय आपको खुश रहना चाहिए। और तो ये तो कॉमन सी बात है, एक आध्यात्मिक बात है कि खुश रहना ही चाहिए, और लोग रहते ही हैं। जब इंसान के मन का होता है तो इंसान खुश हो जाता है, बेमन का होता है तो कुछ लोग तब भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कुछ दुखी हो जाते हैं, धीरे धीरे फिर वो खुश हो जाते हैं। तो चलिए, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभिनय अभिनय करना, और जिस तरह से आजकल, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय का टैलेंट बहुत लोगों में होता है, बहुत बच्चों में होता है। अगर आप बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को देखें तो उनके बोलने का तरीका, उनको ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन बड़े होते होते वो मनी सोर्स के लिए भागने लगते हैं, कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ कहीं कुछ बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में ज्यादा स्कोप है और इस क्षेत्र में ज्यादा स्कोप नहीं है। फिर भगवान ने जिसे ढकेला होता है कि नहीं भाई जा, तुझे वही करना है, तब जाकर के वो उस में आते हैं, उस क्षेत्र में आ जाते हैं। या फिर जो जिनके अंदर ये पक्का दृढ़ होता है कि भाई दुनिया चाहे यहाँ से वहां हो जाए, मुझे जो करना है, जो मेरा मन कह रहा है, मुझे वही करना है, तब वो वहां पर आ जाते हैं। तो इस क्षेत्र में कि आप करियर बनाने के हिसाब से अगर आप कुछ उनको संदेश देना चाहें। आपने अगर मेरा सवाल सुना हो तो। हाँ, मैंने सुन लिया। मैं भाई, जिसको जो करना है वो तो करेगा। हम्म। उसके माँ बाप करवाएंगे। जी। और पेरेंटल प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, उसका अपना चॉइस होता है, कर्म होता है, उसका अपना आंकलन होता है कि इसमें मैं जी पाऊंगा नहीं जी पाऊंगा। तो वो तो सबको अधिकार होना भी चाहिए। हम्म। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप में हुनर है तो
आपको प्रेशराइज करके कोई इस फील्ड में डाल दे। हुनर है लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसका मन है डॉक्टर बनूंगा तो मैं गाड़ी बंगलों में रह पाऊंगा तो वही ठीक है, तो उसके पास वो चॉइस होना चाहिए। तो वो कर रहे हैं, उसमें कोई मेरे कहने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं कोई कमेंट दे नहीं सकता। बिल्कुल मुझे लगा मुझे सब छोड़ के ये करना चाहिए, मैंने किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम्म, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और समाज के लिए कि जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, और साहित्य के अंतर्गत ही ये सब। साहित्य, नाटक नाटक नाटक, मैंने कहा नाटक। जी, लेकिन साहित्य और नाटक ये नाटक जुड़ा के है। अंदर है, नाटक के अंदर है। नाट्य शास्त्र लिखा था भरत मुनि ने, जी साहित्य शास्त्र नहीं लिखा, संगीत शास्त्र नहीं लिखा, नृत्य शास्त्र नहीं लिखा, आर्य शास्त्र नहीं लिखा, ललित शास्त्र नहीं लिखा, क्योंकि नाटक में सबका संगम है। जी जी। नाटक जीवन एक नाटक है। बिल्कुल। सो उसी का रिफ्लेक्शन जो है वो चल रहा है जी। जी जी। जी बिल्कुल, सही कहा चितरंजन जी। और आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई, और आशा है कि हमारी बातें जो भी सुनेंगे वो समझेंगे इस बात को कि नाट्य शास्त्र हमारे भारत में जो भरत मुनि जी ने लिखा है, उसके आगे की गति अब हम सभी को बढ़ाना है, और सभी बहुत सारे दर्शक ऐसे इकट्ठे करने हैं, ना कि दर्शकों को आकर्षित करना है, उनको समझाना भी है। तो हम सब मिलकर ये कार्य करते हैं। और देखते हैं आप कभी सिंगापुर आ पाए, जब आएंगे तब हम आपको सब लोगों से जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं ये जानकर कि एनएसटी यहाँ पर भाग ले रहा है और हमारे बच्चों के साथ कार्य करना चाहता है, तो उन सभी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो चलते हैं फिर, आज की बातचीत को हम यहाँ पर विराम देते हैं। और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। विश्व साहित्य सेवा संस्थान के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।